हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अगर ये सेशन आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज टिंसल इज अ सिनोनिम ऑफ। टिंसल का सिनोनिम बताना है तो टिंसल का मतलब होता है सजावट से भरा, और आप सभी जानते हैं सजावट को हम क्या बोलते हैं, डेकोरेशन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डेकोरेशन। अगर बात की जाए टिंकल की तो टिंकल का मतलब होता है तेज आवाज करना। टिन एक मेटल है और कलरफुल आप जानते हैं रंग बिरंगा, तो यहाँ पर टिंसल का मतलब सजावट से भरा, सिनोनिम हो जाएगा डेकोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नंबर 2 इज द वर्ड गैरुलस मीन्स। गैरुलस का मतलब बताना है। गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, यानी कि आप बोलेंगे इसको टॉकेटिव। अगर बात की जाए सेडेटिव की तो सेडेटिव का मतलब क्या होता है, सेडेटिव का मतलब होता है बेचैनी कम करने वाली दवा। वोकेटिव, वोकेटिव होता है आपका आवाज़ से संबंधित या फिर वाणी संबंधी, ठीक है। पॉजिटिव आप सभी जानते हैं सकारात्मक। इसके बाद नंबर 3 है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू वेनियल इज। वेनियल का मतलब बताना है तो वेनियल का मतलब होता है जिसे माफ किया जा सके या फिर जिसे क्षमा किया जा सके, यानी कि पार्डनेबल। अब इसका अपोजिट बताना है तो पार्डनेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनपार्डनेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसे माफ नहीं किया जा सकता, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अनपार्डनेबल, वेनियल का अपोजिट। इसके बाद डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। तो यानी कि रेशियल ग्रुप्स से क्या मतलब है, एक जाति, ठीक है, एक कंप्लीट जो मनुष्य जाति है उसको मार देना, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाता है जेनोसाइड, ठीक है। रेजिसाइड का मतलब है राजा को मार देना या फिर किसी रॉयल पर्सन को, किसी ऑफिशियल पर्सन को मार देना। होमिसाइड का मतलब क्या है, ह्यूमंस को मारना, पूरे जितने भी मनुष्य हैं सबको मार देना। फ्रेटिसाइड का मतलब है कि अपने भाई को मारना, किसी के भाई को मारना, ठीक है। जेनोसाइड यानी कि एक कंप्लीट जाति को मार देना, नरसंहार या फिर जाति संहार। इसके बाद नंबर 5 है एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपको जो है एक बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है चोरी करने की, आपको पागलपन है चोरी करने का, यानी आप कहीं भी जाते हैं वहाँ से आप कुछ भी चुरा कर ले आएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारी डिज़ायर है, जो हमारा पागलपन है, इसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, यानी कि चोरी करने की बीमारी, चोरी करने का पागलपन। मैनिया का मतलब जान लीजिए, मैनिया का मतलब होता है पागलपन या फिर जिद, एक तरीके से कहेंगे। इसके बाद नंबर 6 आपका स्पेलिंग टेस्ट। आपका वर्ड है नार्सिज्म। नार्सिज्म की स्पेलिंग आपको बतानी है और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी इसका करेक्ट आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। नंबर 7 भी आपका स्पेलिंग टेस्ट है। यहाँ पर आपको बतानी है ह्यूमरस की, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नंबर 6 और 7 दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा। देन नंबर 8 आपका है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है और सेंटेंस आपका है ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, हैव आया यानी कि प्रेजेंट, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका सेंटेंस दिया गया है, तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। तो यानी कि सेंटेंस में क्या आएगा, आपका हैव आपका बन जाएगा हैड, और पास्ट जो है वो एज इट इज रहने वाला है। तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई कि यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हैज़ आया है, सेंटेंस अब भी पास प्रेजेंट में है, तो गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हैड टू पास, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। यहाँ पर या तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो सकता है, तो दोनों में से चेक कीजिए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है He said that he had passed the examination, यानी कि उसने कहा कि वह एग्जामिनेशन पास कर चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि डी में भी क्या आया है, हैज़ पास्ड। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नंबर 9 इज व्हाट डज द फ्रेज गिव एंड टेक मीन। तो गिव एंड टेक एक फ्रेज है, इसका मतलब बताना है। तो देखिए गिव का मतलब है देना और टेक का मतलब है लेना, तो लेन देन का काम, इसका ये जो फ्रेज है इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट, ठीक है, यानी कि एडजस्ट करना चीज़ों को, कुछ देना बदले में कुछ ले लेना, तो ये सब क्या है, एडजस्टमेंट।
इसके बाद डायरेक्शन 10 to 11 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज यू कैन नॉट पास एज लॉन्ग एज यू स्टडी, यानी कि तुम तब तक पास नहीं हो सकते जब तक कि तुम स्टडी नहीं करते हो। सेंस ये निकलती है, ठीक है, जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते, ये सेंस निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए जब तक, तो यानी कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, तो उसके लिए एज लॉन्ग एज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा अनलेस, यानी कि जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे, अनलेस यू स्टडी यू कैन नॉट पास, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 11 है ही कंपनसेटेड द लॉस टू मी। तो यहाँ पर देखिए कंपनसेट का मतलब वो क्या होता है, कोई आपकी किसी पर्सन की जो है क्षति हुई है या फिर हानि हुई है, किसी चीज़ का नुकसान हुआ है, तो आप उसकी पूर्ति कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंपनसेशन या फिर कहते हैं कंपनसेट करना। तो जब भी किसी पर्सन को आप कंपनसेट करेंगे तो इसका देखिए करेक्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा कंपनसेट समवन फॉर समथिंग, यानी कि कंपनसेट के बाद जो आपका वर्ड आएगा वो आएगा कि आप किसको कंपनसेट कर रहे हो, किस पर्सन को, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कि किस चीज़ के लिए कंपनसेट कर रहे हो। नोट कीजिए, कंपनसेट समवन फॉर समथिंग, यानी कि कंपनसेट वर्ड आया, उसके बाद किसको कंपनसेट कर रहे हो, उस पर्सन का नाम वगैरह आएगा, एंड देन किस चीज़ के लिए कर रहे हो वो आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सेंटेंस है ही कंपनसेटेड द लॉस टू मी, यानी मुझे कंपनसेट कर रहा है। तो कंपनसेट के बाद किसको कंपनसेट कर रहा है, मुझे, यानी मी, तो कंपनसेटेड के बाद मी आएगा, और किस चीज़ के लिए कर रहा है, तो जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है उसके लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया, क्योंकि कंपनसेटेड के बाद यहाँ पर द लॉस पहले आया, ठीक है। आना क्या चाहिए, मी आना चाहिए, यानी जिसको कंपनसेट किया जा रहा है। तो या तो ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर क्या है, कभी भी जो कंपनसेट होगा, मैंने आपको बताया कंपनसेट समवन फॉर समथिंग, यानी कि फोर आएगा, टू नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ही कंपनसेटेड मी फॉर द लॉस। डायरेक्शन 12 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 12 इज आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई सो हिम, यानी मैं उसे मुश्किल से पहचान पाया था जब मैंने उसे देखा था, जब मैंने उसे देखा था। तो जब के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर व्हेन यूज़ किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, जब मैंने उसे देखा था, व्हेन आई सॉ हिम। इसके बाद है नंबर 13, सत्यजीत रायज फिल्म्स डैश ऑल बैरियर्स ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन दे आर यूनिवर्सल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, सत्यजीत राय की जो फिल्में हैं वो क्या करती हैं, तो देखिए सभी जो ऑप्शंस हैं सभी में ऑप्शन है ट्रांसेंड, ठीक है। पहले ट्रांसेंड का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ट्रांसेंड का मतलब होता है किसी सीमा से परे होना, ठीक है, यानी कि कोई बाउंड्री है या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है बैरियर्स ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन, यानी कि जो जात और ये आपका पैसा, धर्म वगैरह, इन सब से परे होना। तो किसी सीमा से, किसी बाउंड्री से परे होना या फिर बिल्कुल अलग होना, हटके होना, उसको बोलते हैं ट्रांसेंड। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सभी जो ऑप्शंस हैं आपके वो इसी हिसाब से दिए गए हैं, कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म वगैरह यहाँ पर यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए ये जो आपकी सी नंबर और डी नंबर ये स्पेलिंग है, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये नहीं हो सकते, बचता है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। तो अब आपको देखना होगा कि जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और अगर प्लूरल है तो ये आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट है सत्यजीत रायज फिल्म्स, यानी सत्यजीत राय की फिल्में, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसेंड। इसके बाद नंबर 14 है ऑन ट्यूसडे इट्स द कार्निवल, यानी कि ट्यूसडे को क्या है, कार्निवल है, डैश एवरीबडी गेट्स ड्रेस्ड अप इन अ फैंसी कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए ये एक सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया, ऑन ट्यूसडे इट्स द कार्निवल, यानी ट्यूसडे को कार्निवल है, ठीक है। जब सब लोग ड्रेसअप हो जाएंगे फैंसी कॉस्ट्यूम में, तब क्या होगा, वी विल मीट एट जॉन्स हाउस, यानी कि हम जॉन के घर पर मिलेंगे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, कपल ऑफ किलोमीटर्स दूर है, यानी कि कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है।
तो यहाँ पर आपका प्रिपोज आपको प्रोनाउंस जो है वो फिल करने हैं। तो प्रोनाउंस आपके कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका फिल किया जाएगा, यानी आपका व्हेन एंड विच। तो यहाँ पर देखिए ऑन ट्यूसडे इट्स द कार्निवल, यानी ट्यूसडे को कार्निवल है, जब सब लोग ड्रेसअप हो जाएंगे, फैंसी कॉस्ट्यूम्स पहन लेंगे, तो जब के लिए यूज किया जाएगा व्हेन। तब क्या होगा, हम जॉन के घर पर मिलेंगे जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो जो की के लिए विच इज अबाउट अ कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे। इसके बाद नंबर 15 है मिस्टर मुर्गन हैव्स बीन इन दिस कॉलेज डैश 2010। तो मिस्टर मुर्गन जो है वो इस कॉलेज में हैं कब से, 2010 से। तो यहाँ पर या तो आएगा सिंस या तो आएगा फॉर, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है देखिए हैज़ है, बीन है और एक टाइम भी दिया गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परफेक्ट, ठीक ये परफेक्ट टेंस में है, तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, एक एग्जैक्ट पॉइंट दिया गया है, यानी 2010 से, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा सिंस। अगर बोलता कि 2 सालों से या 3 सालों से, तो हमें नहीं पता था कौन से 2 साल कौन से 3 साल, एग्जैक्टली नहीं पता था, तो हम यूज़ करते फॉर। बट यहाँ पर एक एग्जैक्ट ईयर दिया गया है, तो हम यूज़ करेंगे सिंस, यानी 2010 से। डायरेक्शन 16-7 आपका है मेक द पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस बनाना है। सेंटेंस आपका है आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स। तो देखिए मैं क्या है काफ़ी दिन से आपको जो एक्टिव पैसिव है वो ज़्यादातर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से करा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है। क्योंकि एक्टिव पैसिव में जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो वो काफ़ी सारी टाइप्स के बन जाते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, डू डज से स्टार्ट हो सकता है, या फिर WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हो जाती हैं। सो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है ये एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो याद रखिए जब भी इस टाइप का सेंटेंस बनेगा तो पैसिव इसका बनाते वक्त जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है सेम उसी हेल्पिंग वर्ब से आपका जो है स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है आर। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर ही यूज़ किया जाएगा, तो आर योर लेसन्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद नोट भी आएगा, और क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई है, तो आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बीइंग। क्लियर, आर योर लेसन्स नॉट बीइंग, और फिर क्या होगा रिवाइज्ड बाय यू। क्लियर, तो यानी कि आईएनजी फॉर्म यहाँ पर पहले ही आ गई, तो रिवाइज के साथ में आईएनजी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो याद रखिए अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी एक्टिव से उसका जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसी से ही स्टार्ट होगा। इसके बाद नंबर 17 है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। तो यहाँ पर देखिए यानी कि एक इंसान को क्या अपने प्रोमिसेस को रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बन जाएगा वंस प्रोमिसेस, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। ठीक है, मस्ट बी केप्ट। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर केप्ट के बाद जो आपका ये सब्जेक्ट है वन, तो यहाँ पर बाय वन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी के द्वारा, ठीक है, एक पर्सन के द्वारा, तो जब समवन हो या फिर वन हो तो इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर बाय लगाकर यूज नहीं किए जाते। सेंटेंस क्या बन जाएगा वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। नंबर 18 आपका है फॉर्म अ नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है, निर्माण करना या फिर किसी चीज को बनाना। तो ये क्या है, एक वर्ब है, क्योंकि काम, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है काम कोई, ठीक है, कोई काम करना, निर्माण करना, तो ये काम है, तो ये वर्ब है। अब इसका नाउन बताना है, तो नाउन आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण कार्य। जहाँ पर कोई चीज़ बन रही है, कोई काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या का जवाब मिला, यानी कि कंस्ट्रक्शन। इसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव, ठीक है, यानी कि निर्माण योग्य है, बनाने योग्य है। जैसे मैं बोलता हूँ ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। कैसी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग है। कैसी का जवाब मिला, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ में ly ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका एडवर्ब। क्लियर, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक में ही क्लियर हो गए। इसके बाद 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वाज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि अगर नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन्स जुड़ते हैं, जैसे कि एक द गर्ल और दूसरा हर पेरेंट्स, तो आपकी जो वर्ब आएगी
वो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 2, यानी कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, और पेरेंट्स प्लूरल है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल आनी चाहिए, यानी वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर। बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर 20 आपका है स्केर्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन, यानी फंक्शन स्टार्ट हुआ ही था कि वर्षा होने लगी। तो यहाँ पर देखिए स्केर्सली, ये आपका जो क्वेश्चन है ये है कंजक्शन से, और कंजक्शन में मैंने आपको बताया था कि स्केर्सली के साथ में पेयर जो बनता है वो किसका बनता है, वैन का। तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, WHEN, वैन। स्केर्सली के साथ वैन, यानी सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ओके, सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतने रखते हैं, थैंक यू।